हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं जो ग्रीवियंसेस है, जो कैंडिडेट्स है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनके EMRS के तरफ, और जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन के लिए वो जानना चाह रहे हैं कि भाई अगर मैम हमें लीव चाहिए तो हमें किससे लीव लेनी होगी, क्या हम एंटाइटल्ड हैं लीव के लिए, मैम NOC के लिए हमें किसे अप्लाई करना होगा, या फिर मैम ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है। तो इन सारे चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लोग हमसे मांग रहे थे, लोग जानना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं नेस्ट ने इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर जो कि बखूबी कर दिया है। हाँ, कुछ से लोग अभी भी सेटिस्फाइड है, कुछ से लोग सेटिस्फाइड नहीं है, पर नेस्ट ने जो कि है गाइडलाइंस के फॉर्म में जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं लोगों के, उन सबका जो कि है आंसर कर दिया है। एक रिड्रेसल मैकेनिज्म नेस्ट ने अपना लिया है, जिसमें कि उन्होंने अपने रिड्रेसल मैकेनिज्म में हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे फिर वो ट्रांसफ़र पॉलिसी से हो, लीव रिलेटेड हो, NOC रिलेटेड हो, HRA की प्रॉब्लम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में है, ऑफिस टाइमिंग्स के बारे में है, तो इन सब के बारे में जो कि है बखूबी उन्होंने एक आप कह सकते हो सोल्यूशन देते हुए जो कि है गाइडलाइंस फ्रेम कर दी है। आइए आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं उन्हीं सारे गाइडलाइंस को। उम्मीद करूँगी आप सब मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे। और आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो प्रॉब्लम्स थे लोगों के, नेस्ट ने एक गाइडलाइंस बना के फॉर्मेट इशू करके उन्होंने जो किया है सर्कुलर के फॉर्म में 10 पॉइंट स्टेट किए हैं, और 10 का जो किया है उन्होंने सोल्यूशन दिया है कि आप अगर ये प्रॉब्लम है या अगर आपको ये इशू है तो इस इशू में दैट पर्टिकुलर इशू वॉट एवर इट इज़, अगर आपको HRA के बारे में जानना है कि आपको HRA मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, अगर आपको लीव के लिए अप्लाई करना है तो आप एंटाइटल्ड हैं या नहीं है, और आपको लीव के लिए एप्लीकेशन किसे देना है, कितने दिनों की छुट्टियाँ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो कि है उन्होंने 10 पॉइंट्स बना के उन 10 पॉइंट्स के लिए जो कि है रेमेडी स्टेट कर दी है। तो हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, जो गाइडलाइंस नेस्ट ने दी है वो 26 जुलाई की डेट से इशू हुआ है सबसे पहले तो। दूसरी चीज़ है, देखिए जो पॉइंट्स हैं 10, उसे मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, और जो रेमेडीज उसके साथ दिए हुए हैं मैं आपको वो भी बताते चलूंगी। सबसे पहला पॉइंट है कि एंटाइटलमेंट ऑफ लीव, छुट्टी के बारे में हर कोई जानना चाहता है, वो छुट्टी अवेल कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी सामने वाला इंसान जानना चाहता है। तो लीव और लीव के लिए जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, हर कोई ये जानना चाहता था। देखिए, यहाँ उन्होंने ये बता दिया है कि आप देख सकते हो कि ये आपका जो कैजुअल लीव है या अर्नड लीव है, या फिर आपका हाफ पे लीव है, HPL जिसे हम कहते हैं, या फिर आपके जो आप कह सकते हो मटर्निटी लीव है, CCL है, चाइल्ड केयर लीव है, तो इन सब के लिए जो की है बता दिया है एक सोल्यूशन नेस्ट अथॉरिटीज़ ने कि इन सारे के लिए आप जो की है, जो भी कंसर्न स्टाफ है वहाँ पे, जो भी एम्प्लॉयमेंट पा चुके हैं अब 2023 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो जो की है प्रिंसिपल को अप्रोच कर सकते हैं। प्रिंसिपल ही जो कि कंसर्न अथॉरिटी है यहाँ पे, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी छुट्टी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कि आप कह सकते हो चाइल्ड केयर लीव एंड मटर्निटी लीव को छोड़कर है, जहाँ पे आपको 30 दिनों की या उससे ज़्यादा की छुट्टी चाहिए, तब जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो है आपकी स्टेट EMRS सोसाइटी। आपको जो कि स्टेट EMRS सोसाइटी को अप्रोच करना होगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर आपको 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा की छुट्टी चाहिए, बियॉन्ड 3 मंथ्स की लीव अगर चाहिए, तो उस केस में जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो है नेस्ट, और आपको जो कि है नेस्ट को अप्रोच करना होगा, क्योंकि नेस्ट ही जो कि है आपको ये लीव प्रोवाइड कर सकेगी। हाँ, लेकिन ये है कि जब आप नेस्ट को अप्रोच करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो जो कि है थ्रू स्टेट EMRS सोसाइटी ही नेस्ट तक जाना चाहिए। आपको जो कि स्टेट EMRS सोसाइटी को भी लूप में रखना होगा। तो आई होप कि ये पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा कि भाई अगर आपको लीव लेना है तो आप एंटाइटल्ड है या नहीं लीव के लिए, तो आप बिल्कुल एंटाइटल्ड है। आपको अप्रोच किसे करना है, चाहे फिर वो EL है, CL है, कोई भी छुट्टी है, आपकी HPL है, चाइल्ड केयर लीव है, या फिर मटर्निटी लीव है, इन सारे के केस में आपको अप्रोच करना है प्रिंसिपल को। जहाँ पे 30 दिन या उससे ज़्यादा की छुट्टी है, आपको अप्रोच करना है स्टेट EMRS सोसाइटी को, और जहाँ पे 3 महीने या उससे ऊपर की छुट्टियाँ है आपको अप्रोच करना है टू नेस्ट आपको जाना है। लेकिन आपको लूप में रखना होगा, आपको बताना होगा इस छुट्टी के बारे में स्टेट EMRS सोसाइटी को, और उनके थ्रू ही आपको जाना है नेस्ट में।
देखिए, जब हम दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है कि स्टडी लीव, क्या आप एंटाइटल्ड हो स्टडी लीव के लिए? तो उनका एक सिंपल आंसर है नेस्ट वालों का कि आप स्टडी लीव के लिए एंटाइटल्ड नहीं हो। इसके लिए जो कि है कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है या नहीं दिया जा रहा है। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें जो कि एनओसी है, देखिए एनओसी के लिए भी वही बताया जा रहा है कि अगर सपोज किसी पर्सन ने जो कि है एनओसी ज्वाइनिंग से पहले फाइल कर रखी है, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है सबसे पहले। अगर किसी ने एनओसी ज्वाइन करने से पहले फाइल कर रखी है क्योंकि उसे किसी हायर पोस्ट पे अप्लाई करना है, तो वो जो की है एनओसी जो की है वैलिड हो सकता है, एनओसी ग्रांट हो सकता है। और ये ग्रांट कौन करता है? तो ये प्रिंसिपल ग्रांट करेगा आपका। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल जो स्टेट सोसाइटीज़ होती है वो ग्रांट करती है एनओसी। अब इसके साथ साथ जो फ्रेश एप्लीकेंट्स होते हैं, जो आप कह सकते हो कि अभी जैसे जिसने ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइन करने के बाद अब वो एनओसी फाइल करने का सोच रहा है, तो क्या उसे एनओसी मिलेगी? तो नहीं, एनओसी जो की है प्रोबेशनरी पीरियड पे नहीं दी जाएगी। यानी अगर आपने पहले से फाइल कर रखा है एनओसी क्योंकि आपको किसी हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको जो कि एनओसी ग्रांट करने वाला, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ग्रांट करने वाला प्रिंसिपल इज द कंसर्न अथॉरिटी, राइट अथॉरिटी प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के केस में स्टेट सोसाइटीज़ है। लेकिन अगर आपने न्यूली ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइन करने के बाद अपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो कि 2 साल चलता है, अगर उस बीच में आप एनओसी मांगोगे, आप चाहोगे कि कोई आपको एनओसी ग्रांट कर दे, तो उस केस में जो कि एनओसी का कोई प्रोविजन नहीं है आपके पास। वैसे ही जो कि एचआरए के केस में, हाउस अलाउंस जिसे हम कहते हैं, देखिए एचआरए के केस में ये बता रहे हैं कि नेस्ट वालों का कहना है कि अगर नेस्ट वालों ने आपको क्वार्टर प्रोवाइड कर दिया है कैंपस के अंदर, अब आप उस क्वार्टर में नहीं रहना चाह रहे हो और आप जो कि है ईएमआरएस की जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है, उनको छोड़कर आप कैंपस से बाहर जाके कहीं रहोगे और तब आप कहोगे क्या आपको एचआरए मिल सकता है? तो नहीं, आपको एचआरए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई क्वार्टर प्रोवाइड ही नहीं किया गया है कैंपस के अंदर और तब अगर आप जाके बाहर रह रहे हो क्योंकि आपके पास कोई रहने की जगह ही नहीं है कैंपस के अंदर, उस केस में जो कि आपको एचआरए मिलेगा। और यहाँ पे जो कि है जो सैंक्शन करने वाली अथॉरिटी है, उस केस में जो कि सैंक्शन करने वाली अथॉरिटी जो कि है प्रिंसिपल है। एंड अगर आप प्रिंसिपल के ही पोस्ट पे हो या हॉस्टल वार्डन के पोस्ट पे हो, इन दोनों के पोस्ट के लिए ये जो कि मैंडेटरी बना दिया गया है कि आपको कैंपस के अंदर ही रहना है। जो आप कह सकते हो ईएमआरएस का क्वार्टर्स है, जो अथॉरिटी जहाँ पे है, जो एरियाज है उनके ईएमआरएस के जो एरियाज है, आपको जो कि कैंपस के अंदर ही रहना है। तो भाई अगर आपके पास क्वार्टर प्रोवाइडेड है और आप वहाँ नहीं रह रहे हो और आप बाहर कहीं रह रहे हो और कह रहे हो कि हमें एचआरए दे दो, ये नहीं होगा। आपको क्वार्टर नहीं प्रोवाइड किया गया है और आप बाहर जाके रह रहे हो, आपको एचआरए बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल के ही पोस्ट पे हो या फिर आप हॉस्टल वार्डन की ही पोस्ट पे हो, तो जो कैंपस का एरिया है, जो रेसिडेंशियल क्वार्टर्स प्रोवाइडेड है, आपको उसी में जाके रहना होगा, आप बाहर नहीं शिफ्ट कर सकते हो। ट्रांसफर पॉलिसी के लिए देखिए, ट्रांसफर पॉलिसी के लिए क्लियर फंडा है नेस्ट वालों का कि वो लोग जो कि कोई भी ट्रांसफर के एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपका ट्रांसफर रिलेटेड कोई क्वेरी है या आपको कोई कम्युनिकेशन करना है, तो आप जो कि है ये जो ट्रांसफर पोर्टल है, ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल है, उसके थ्रू कर सकोगे। और ये तब खुलेगा, ये ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल जो है, ये ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल आपकी कम्युनिकेशन के लिए तब एक्टिवेट किया जाएगा जब ट्रांसफर पॉलिसी पब्लिश कर दी जाएगी। तो अभी जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं पब्लिश होगी, ट्रांसफर से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन या कोई कह सकते हो आप कम्युनिकेशन नेस्ट एंटरटेन नहीं करेगी। साथ ही साथ देखिए, अगर हम बात करें एक्सटेंशन टू ज्वाइन ईएमआरएस, देखिए एक्सटेंशन टू ज्वाइन ईएमआरएस में बहुत लोग कह रहे थे कि मैम एक्सटेंशन मिलेगा क्या, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है। तो ये केस टू केस बेसिस डिफर करेगा। अगर आपको जो एप्लीकेशन मिला है उसमें जो डेट स्टेटेड है, उस डेट पे अगर आप जाके ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो और आपका कोई जेन्युइन कॉज है, तो आपको 1 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। अगर आप फीमेल हो, कुछ घरेलू समस्या है, कुछ फैमिली इश्यूज़ है, कुछ इस तरह की फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, तो उस केस में भी जो कि आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप जो कि आपने ऑलरेडी, आप अभी किसी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपने नोटिस पीरियड भी सर्व कर रखा है, और अभी जो कि है आपको इस कारण से कुछ समय के लिए एक्सटेंशन चाहिए, तो एक्सटेंशन आपको मिलेगा। पर कितना एक्सटेंशन मिलता है ये डिपेंड करेगा आपके नोटिस पीरियड पे, कि वहाँ पे जो कि आपने जो नोटिस पीरियड सर्व कर रखा है
उसमें जो कि कितने समय का जो कि वहाँ पे आपको अभी सर्व करना है और कितने समय बाद जो कि वो लोग आपको वहाँ से रिलीव करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए वो लोग आपको एक्सटेंशन देंगे। यानी देखिए, जहाँ पे केस टू केस बेसिस इन्होंने इसलिए लिखा है कि जहाँ पे इन्हें रेलिवेंट लगेगा वहाँ ये एक्सटेंशन देंगे, जहाँ इन्हें रेलिवेंट नहीं लगेगा वहाँ ये एक्सटेंशन नहीं देंगे, जहाँ जेन्युइन होगा वहाँ 1 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा। फीमेल्स के केस में जहाँ पे फैमिली रिलेटेड मैटर है वहाँ पे भी आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। और जहाँ पे नोटिस पीरियड की बात आएगी कि आपने अपने प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस सर्व कर रखी है, वहाँ पे भी जो कि आपको एक्सटेंशन मिलेगा, पर वो एक्सटेंशन कितने दिनों के लिए मिलेगा ये अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है। आगे अगर आप बात करोगे कि रेजिग्नेशन की, कि रेजिग्नेशन जो कि कौन एक्सेप्ट करेगा, देखिए आप जो कि है जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है रेजिग्नेशन के, वो जो कि है आपके पास आप दे सकते हो प्रिंसिपल को। आप जो कि अपना रेजिग्नेशन का लेटर है वो हैंड ओवर कर सकते हो प्रिंसिपल को। जैसे ही प्रिंसिपल के पास ये लेटर पहुंचेगा, उन्हें जो कि तुरंत इंटीमेट करना होगा। स्टेट अगर प्रिंसिपल दे रहा है स्टेट सोसाइटी को, या अगर स्टाफ दे रहे हैं प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल को ये मिले, या स्टाफ, या फिर स्टाफ से प्रिंसिपल को मिले, या फिर प्रिंसिपल से स्टेट सोसाइटीज़ को मिले, उन्हें जो कि इमिडिएटली हैंड ओवर करना पड़ेगा नेस्ट को, और बताना पड़ेगा कि भाई सामने वाला जो कि क्यों रिलीविंग मांग रहा है अपनी। अब अगर आप ये चाहोगे कि आपको जो कि है वापस आना है ना, आपको जो कि है कम बैक करना है, आपको जो कि रिटर्न यहाँ इसी EMRS में आना है, तो उसका डिसीजन जो कि है सिर्फ और सिर्फ नेस्ट ले सकता है। उसका डिसीजन प्रिंसिपल या फिर स्टेट अथॉरिटीज नहीं ले सकते हैं, क्योंकि स्टेट EMRS सोसाइटी के हाथ में ये पावर नहीं दी गई है, ना ही प्रिंसिपल के हाथ में दी गई है। रेजिग्नेशन स्टाफ हो आप दे दो प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल हो आप दे दो स्टेट सोसाइटीज को, उनको जो कि इमीडिएटली नेस्ट को इन्फॉर्म करना है। अगर फॉलोअप का केस है, वापस कम बैक का केस है, आप वापस जो कि रीज्वाइन करना चाह रहे हो, उस केस में डिसीजन सिर्फ नेस्ट के हाथों में है। अब अगर हम बात करें वेकेशन के लिए, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 90 डेज का हो जाना चाहिए वेकेशन, जैसे कि नवोदय विद्यालय में फॉलो होता है, तो उस पर भी इन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि भाई हमने जो कि है 60 डेज का वेकेशन का जो स्केड्यूल है वो बना लिया है, और हम स्ट्रिक्टली उसी को अडहियर कर रहे हैं, हम स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, देखिए मेडिकल फैसिलिटी के लिए जो पॉलिसी है उसे फॉर्मुलेट की जा रही है, उसे बनाई जा रही है। अभी जो कि है केस टू केस बेसिस पे ये जो कि है स्टेट सोसाइटीज़ का डिसीजन होगा, है ना। इंटरम मेजर जो भी है वो केस सोसाइटी द्वारा लिया जाएगा, केस सोसाइटी जो स्टेट सोसाइटी है, सॉरी स्टेट सोसाइटी द्वारा लिया जाएगा, और स्टेट सोसाइटी ही जो कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए रिएम्बर्समेंट भी ग्रांट कर सकती है, लेकिन ये CGHS रेट पे होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, ये उसी के रेट पे दिया जाएगा, है ना। तो अभी बेसिकली मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी आपको ज़रूर, स्टेट सोसाइटी सैंक्शन भी करेगी, CGHS रेट पे दिया जाएगा, लेकिन आप ये समझो कि अभी जब तक मेडिकल फैसिलिटी के जो पॉलिसीज़ हैं वो फ्रेम नहीं हो जाएंगी, तब तक आप एग्जैक्टली किस चीज़ में कितना रिएम्बर्समेंट मिलेगा, किस हद तक रिएम्बर्समेंट मिलेगा, ये आप खुद से तय नहीं कर सकते हो। ऑफिस टाइमिंग जो लास्ट पॉइंट है, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए ऑफिस टाइमिंग में भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि वीक में 6 डेज जो कि वर्किंग है EMRS का, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है जो ऑफिस टाइम है वो सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक का है, बीच में हाफ एन आवर का लंच दिया जाएगा। और इसके सिवा जो कि है कोई भी और कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो आपको जो कि नेस्ट अथॉरिटी से डायरेक्टली करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि किस केस में आप प्रिंसिपल के पास जा सकते हो, किस केस में आप स्टेट सोसाइटी के पास जा सकते हो, लेकिन जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो अभी भी नेस्ट है, और बहुत सारी चीज़ों में अभी भी पॉलिसी फ्रेम हो रही है, तो इसीलिए खुद से किसी कंक्लूजन पे जंप करना बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होगा। फर्दर जो भी इससे रिलेटेड हमें अपडेट मिलेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टिल द एंड। थैंक यू, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब EMRS क्लासेस। थैंक यू।